हेलो एवरीवन, आज का ये लेक्चर काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को मिल रहा है। आई होप कि आप लोग पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे, पुराने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, कितने टाइप्स का हाइपरटेंशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हाइपरटेंशन है क्या, ठीक है। तो हाइपरटेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है कि अब दो तरह का ब्लड प्रेशर देखते हैं हम। एक होता है सिस्टोलिक, एक सेकेंड, एक होता है सिस्टोलिक, दिखेगा ये तो, दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा अगर बढ़ेगा तो हम उसे ब्लड प्रेशर बोलेंगे या हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे या हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर खाली सिस्टोलिक राइज करता है तो भी हम इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर सिर्फ डायस्टोलिक राइज करता है तब भी हम इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर दोनों राइज करेंगे तो हाइपरटेंशन है ही, ठीक है। नॉर्मल बीपी हम सबको पता है, वी ऑल नो 120/80 रहता है, ठीक है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम सबको पता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसको कहाँ पे मेजर किया जाता है, तो इसको ब्रेकियल आर्टरी पे मेजर किया जाता है, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं, ये आप देख लेंगे। अब आते हैं ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को हार्ट की फिजियोलॉजी बता देती हूँ, तो आगे चीज़ें समझने में इजी रहेगा, ठीक है। इसके लिए तो इधर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम, फिर ये राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, जो हमारा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से सुपीरियर वेना केवा आई, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, माइंडेड पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है, लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे होता है मिट्रल वॉल्व, या जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो ये इस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने पहले देखा सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, एंड इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, राइट। लंग्स से ये जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है एओर्टा में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख ली, ये अभी आगे पूरी काम आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ,
हम देख रहे थे कि जो ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन जो होता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि हम किसे बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हम किसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। तो देखो मैंने बोला कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 ऑफ Hg। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर सिस्टोलिक बढ़ेगा तो भी बीपी है, हाई बीपी है, अगर डायस्टोलिक बढ़ेगा तब भी हाइपरटेंशन है, अगर दोनों बढ़ेंगे तब भी हाइपरटेंशन है। अब देखो अगर 140, ठीक है, अगर 140/90 से बढ़ता है, ठीक है, अगर दोनों ही 140/90 ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो हम इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखो अगर 121 हुआ तो क्या हम उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे, या अगर 130 हुआ तो क्या हम उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि देखो अगर लेस देन 120 है और 80 है तो ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर स्लाइटली एलिवेटेड है यानी 120 से 129 है सिस्टोलिक और ये लेस देन 80 ही है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे एलिवेटेड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अब अगर 130 से 139 है और यहाँ पे 80 से 89 है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन स्टेज 1। अभी दूसरा क्या आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो यहाँ पे दिया है 140 और हायर, ठीक है, और 90 और हायर यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी बहुत ही इमरजेंसी या अर्जेंसी वाली कंडीशन है। अभी बताऊंगी व्हाट इज इमरजेंसी व्हाट इज अर्जेंसी, तो ये भी समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, हायर देन 180, हायर देन 120। अब ये देखो, ये तो मैंने एक गूगल से इमेज कैप्चर की है वो यहाँ पे बता दी। अब जो बुक में दिया है वो यहाँ पे बताती हूँ, तो देखेंगे ध्यान से। तो जो बुकिश यानी जो हमारी केडीटी है उसमें क्या दे रखा है, पहले तो मैंने बताया, पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो, 120/90 इज नॉर्मल एंड मोर देन 120/80 120/80 इज नॉर्मल एंड 140/90 से अगर ज़्यादा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब अगर सिस्टोलिक, अब यहाँ पे मैं रेंज बना दे रही हूँ, ठीक है, ये वाला ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये बुक का है, तो इस वाले को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिस्टोलिक वाला, यहाँ पे मैं लिखूंगी डायस्टोलिक वाला। ठीक है, तो सिस्टोलिक वाले में हम नॉर्मल कंडीशन किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नॉर्मल। नॉर्मल इज लेस देन 120 और इधर लेस देन 80। ठीक, लेस देन 120 लेस देन 80। अभी आती है प्री हाइपरटेंशन की स्टेज। कौन सी, प्री हाइपरटेंशन की स्टेज। तो व्हाट इज प्री हाइपरटेंशन, बिटवीन 121 टू 139, ठीक है, और इधर 81 से 89। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर 140/90 से ज़्यादा रेस करेगा तब हम उसे हाइपरटेंशन वाली स्टेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 140 से नीचे नीचे तो वो क्या है, प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज है। ओके, तो प्री हाइपरटेंशन स्टेज क्या है, प्री हाइपरटेंशन स्टेज में जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहेगा 121 से 139 और जो डायस्टोलिक है वो रहेगा 81 से 89 की रेंज में। अगर 140 से 159 के बीच में है तो हम इसे, और इधर 90 से 10-10 बढ़ाते जाएंगे, 90 से 99 है तो हम इसे बोलते हैं स्टेज 1। ठीक, दूसरा आता है स्टेज 2। यहाँ पे रहता है 160 से 179,
और इधर रहता है 100 से 109। ठीक, अगला आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या आता है, मोर देन 180 और मोर देन या इक्वल टू 110। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन आती हैं। जो स्टेज 3 वाली कंडीशन है, जहाँ पे जो सिस्टोलिक बीपी है जिसे 120 होना था वो 180 हो जा रहा है, यानी ये वाली स्टेज, और जिसे 80 होना चाहिए था वो मोर देन 110 हो जा रहा है, इवन 120 पार कर जाता है। तो इसे बोला जाता है कंडीशन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या बोला जाता है इसे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। एक पेज और ऐड करते हैं। ये जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है, समझते हुए चलेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइपरटेंसिव, पूरा ही लिख देती हूँ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, बीपी जो होता है वो रेस कर जाता है बाय 180 अपॉन 120 से भी ज़्यादा। ठीक है, 180 बाय 120 से भी ज़्यादा हो जाता है अगर बीपी, तो उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला जाता है। इसमें ये एक अर्जेंट कंडीशन होती है, इसमें जल्दी से जल्दी हमें बीपी कम करना होता है। तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है, दूसरी होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, समझेंगे इसको। अब देखो दोनों ही कंडीशन में क्या है, बीपी जो है वो 180 बाय 120 से ज़्यादा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगी, दोनों ही कंडीशन में बीपी ज़्यादा होगा। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो अर्जेंसी है इसमें नो ऑर्गन डैमेज इज देयर। ओके, नो ऑर्गन डैमेज, इधर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यहाँ पे एंड ऑर्गन डैमेज मिलेगा। ठीक, इस कंडीशन में एंड ऑर्गन डैमेज मिलेगा। अब देखो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं, जहाँ पे ऑर्गन डैमेज वाली स्थिति आ रही है, राइट, ऑर्गन डैमेज वाली कंडीशन आ रही है, वहाँ हमें ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, बजाय जहाँ पे कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है उसके। ठीक है, तो अब बताओ, अब आप लोग अपने आप से सोचो कि किस कंडीशन में हम ओरल ड्रग दे सकते हैं और किस कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो साफ सी बात है, जहाँ ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, जहाँ ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, जहाँ ऑर्गन डैमेज हो गया, वहाँ हम ओरल ड्रग्स का वेट नहीं कर सकते ना, कब दवाई काम करे, कब मेडिसिन काम करे। तो इस कंडीशन में दिए जाती हैं आईवी ड्रग्स। ठीक है, आईवी रूट से हम ड्रग्स को देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, हमारे पास टाइम है क्योर करने के लिए, वहाँ हम ओरल मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब ओरल मेडिसिन से क्या होता है, कुछ घंटों में उसका असर आता है और रिडक्शन होता है बीपी का ओवर सम आवर्स। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ बीपी ओवर आवर्स। और इस कंडीशन में क्या है, जहाँ पे हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए था, वहाँ पे बीपी कुछ मिनट्स में ही क्या हो जाता है, आईवी ड्रग्स के थ्रू रिडक्शन ऑफ बीपी ओवर मिनट्स। ठीक, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हमने देखा, क्या कंडीशन है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दो कंडीशन आती हैं, एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, एक होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में क्या होता है, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं देखा जाता है, बल्कि जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो कंडीशन है उसमें
एंड ऑर्गन डैमेज देखा जाता है। दोनों में ही क्या है, बीपी मोर देन 180/120 होता है। अब जिसमें ऑर्गन डैमेज नहीं है, यानी इन कंडीशन ऑफ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ओरल मेडिकेशन कैन बी यूज्ड, और इसमें रिडक्शन ऑफ बीपी कब देखा जाता है, कुछ घंटों बाद, ओवर सम आवर्स देखा जाता है। और जहाँ पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, जहाँ पे एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, वहाँ हम आईवी ड्रग्स देते हैं और वहाँ पे बीपी का रिडक्शन कुछ मिनट्स में ही हो जाता है। अब देखो, जो ड्रग्स यूज होती हैं, 3 ड्रग्स यूज होती हैं बेसिकली, 3N से हम याद करते हैं, जो हम ओरली देते हैं, ठीक है। जो हम ओरली दे रहे हैं वो कौन कौन सी 3 ड्रग्स होती हैं, वो होती हैं, पहली है निकार्डिपिन, ठीक है। निकार्डिपिन एक क्या है, ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। दूसरा हम देते हैं, दूसरा हम क्या देते हैं, दूसरा हम देते हैं नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी कहते हैं इसे। तीसरा होता है नाइट्रेट, GTN, आप लोगों ने नाम सुना होगा इस मेडिसिन का पहले, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट बोला जाता है। ये तो हो गया अर्जेंसी वाली कंडीशन में। किस में देंगे हम इसको, इसको दिया जाता है अर्जेंसी में। दूसरा, अब इमरजेंसी में क्या दिया जाता है, तो इमरजेंसी में मैंने बताया, इमरजेंसी में क्या देंगे हम, आईवी थेरेपी देंगे, ठीक है। और आईवी थेरेपी देने से देके क्या किया जाता है, 25% तक जो बीपी रेस कर रहा होता है, 25% तक उसे लोअर लाया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी भी हम 160/100 से लोअर नहीं लेके जाते हैं, एकदम से लो नहीं करेंगे, क्योंकि सडनली अगर बीपी लो हो जाता है एकदम से ही, देखो कितना ज़्यादा बीपी था, 180/120 से ज़्यादा बीपी था, इतना ज़्यादा बीपी अगर एकदम से फॉल करेगा तो शॉक की कंडीशन आ सकती है। तो इसीलिए कभी भी एकदम से बीपी को लोअर साइड पे नहीं लाया जाता है, धीरे धीरे करके लेके जाते हैं, और स्टार्टिंग की कंडीशन में 160/100 से ज़्यादा नीचे उसको नहीं लाया जाता है, ठीक है। वापस से आते हैं स्लाइड पर। तो ये चीज़ हमने देख ली, अब आगे चलते हैं। तो ये क्या है, हाइपरटेंशन के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बता रखे हैं। तो क्या क्या होता है, तो देखो, हाइपरटेंशन में डिजीनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, फेंटिंग होगी, लो ब्लड प्रेशर, फटीग, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ होल बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रोक हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है। अब देखो, ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये आप लोगों को याद करने हैं, ये आपके आगे भी काम आएंगे। जो आपकी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में भी हाइपरटेंशन आपके सिलेबस में है, तो आप यहाँ से उसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये सिम्टम्स अच्छे से आप लोगों को याद करने हैं। साइंस और सिम्टम्स में मुझे तो लगता है सबको अभी तक पता होगा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसके कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। 2 तरह का हाइपरटेंशन बेसिकली देखा जाता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो मैक्सिमम पीपल में जो हाइपरटेंशन देखा जाता है दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। और इस हाइपरटेंशन का ऐसा एज इट इज कोई कॉज नोन नहीं होता है, जिसे हम इडियोपैथिक भी कहते हैं, है ना। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में कॉज हमें पता नहीं होता है। जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कोई ना कोई अर्लियर डिजीज रही होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप होता है। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, निदान अर्थकर रोग। तो निदान अर्थकर रोग में क्या होता है, निदान अर्थकर रोग में यही होता है कि एक व्याधि है, एक व्याधि पहले से थी, उसकी वजह से दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जा रही है। तो सेम वे में जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी यही होता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, मैंने बताया इट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। और
इसका कॉज नोन नहीं होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर में भी प्रेजेंट, ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, तो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जेनेटिक्स वाली चीज़, फैमिली हिस्ट्री हो गई। जेंडर, ये तो मिला जुला के कॉजेज बता दिए, वो प्राइमरी और सेकेंडरी के अभी अलग अलग दोबारा से बताऊंगी। जेंडर हो सकता है, एज हो सकता है, ठीक है, अंडरलाइंग कंडीशंस, ओबेसिटी, ठीक है, डायबिटीज़, सीओपीडी है अगर, लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये आजकल बहुत कॉमन कॉज होने लग गया है कि जो लाइफस्टाइल है आजकल, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो इस वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखा जाने लग गया है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाइपरटेंशन हम किससे बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे 140 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, अलग अलग बढ़ रहा है या एक साथ बढ़ रहा है, हम उसे हाइपरटेंशन ही बोलेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन बता रखा है, देखो जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है। अब देखो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसे ही क्या बोला जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। और ये हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, इसका कॉज नोन होता है, ये लेस कॉमन होता है। अप्रॉक्स अगर हम देखें तो जो 95% हमारा पेशेंट है वो आ रहा है इसेंशियल हाइपरटेंशन लेके, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन लेके, जबकि जो 5% ऑफ द पेशेंट है वो लेके आ रहे हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन किन किन वजह से हो सकता है, देखो इसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि मैंने बताया अननोन ओरिजिन है, जिसका जिसका हमें कॉज नोन नहीं है, वो उसके रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे देखो स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा सोडियम इंटेक करता है पेशेंट, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, और सोडियम ज़्यादा इंटेक कर रहा है यानी सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, और कुछ जेनेटिक्स में ही है, ठीक है। अब इनका जो ट्रीटमेंट होता है, जो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें पेशेंट को लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है पेशेंट को। अब देखो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ये सेकेंडरी टू अदर डिजीज प्रोसेसेस, तो किसी और डिजीज की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइपरटेंशन अगर हुआ किसी रीनल डिजीज की वजह से, किसकी वजह से, किसी रीनल डिजीज की वजह से, ठीक है। दूसरा, अगर हाइपरटेंशन हुआ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, ठीक है, ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगा। अगर किसी को कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, कुशिंग डिजीज है, तो इसकी वजह से आगे चल के हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इन सब कंडीशन को बोला जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्योर है, ठीक है, क्योर क्या है, डिजीज ट्रीट कर दो हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म बता रखा है, रास मैकेनिज्म, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।